चलो आज हम देखेंगे हमारा पार्ट 12वां इस एनसीवीटी अपडेटेड एमसीक्यू का, जो हमारे आने वाले हैं आईटीआई के फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट नीमे क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, और यही हमारे क्वेश्चन आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए भी काम में आएंगे। तो आज हम देखेंगे मॉडल नंबर 7 वायरिंग सिस्टम एंड एस्टिमेशन। तो इस मॉडल के केवल 15 ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं एनसीवीटी द्वारा, तो उसको आज हम हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन लेयर ऑन केबल्स डिपेंड अपॉन। मतलब केबलों पर इंसुलेशन परत की मोटाई किस कारक पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखो किसके बारे में पूछा गया है, केबल्स के बारे में, कंडक्टर के बारे में नहीं पूछा है, केबल के बारे में पूछा है। केबल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर से 2, 3, 4 कितने भी वायर जो है कोर निकलती हो, है ना। मतलब एक केबल है, इसके अंदर समझो 2 कोर है, मतलब 2 कंडक्टर है इसके अंदर, और ये भी क्या रहेंगे, इंसुलेटेड रहेंगे, बराबर। तो इनकी जो परत होती है इंसुलेशन की, वो डिपेंड करती है अपने वोल्टेज के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो वोल्टेज है वो उतार चढ़ाव के साथ कम ज़्यादा होते हैं, बराबर। तो उसी के साथ साथ क्या होता है कि इसके जो एसी जो ग्रेडियंट है वो भी इसके साथ साथ जैसे जैसे वायर जाते जाता है वैसे वैसे उसके ग्रेडियंट भी क्या होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। उसका जो इफेक्ट है वो इसके कंडक्टर के आसपास अपनों को देखने को मिलता है। तो अगर समझो ये इंसुलेशन नहीं होगा, जैसे अभी ओवरहेड लाइन के ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, तारों के बीच में दूरी रखते हैं। जैसे हाई टेंशन लाइन वोल्टेज अगर अपने दिया हुआ है तो फिर अपन क्या करते हैं, दूरी को बढ़ा देते हैं ओवरहेड लाइन, तो इसका इंसुलेशन अधिक रखेंगे, और कम वोल्टेज है तो इसका इंसुलेशन कम रखेंगे, ताकि दोनों जो वायर है वो अपने एक दूसरे से अफेक्ट ना हो। तो केबल में ये याद रखना अपनों को कि केबल का जो इंसुलेशन होता है, केबल में से बहुत से वायर निकलते हैं, कोर निकलती है, तो उनका जो इंसुलेशन है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। मतलब नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब भी हम घर की वायरिंग करते हैं तो उसका निरीक्षण अपनों को करना जरूरी होता है, और वो निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, मेगर के द्वारा किया जाता है ना। मेगर के द्वारा अपन कौन कौन से टेस्ट करते हैं, पोलरिटी टेस्ट करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड। यहाँ पर देखो, जैसे अभी जो अपनी जो लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है ना खंभों पे की, ओवरहेड लाइन, तो वहाँ से जो सर्विस लाइन आती है, सर्विस केबल होती है ना काली वाली, जिसके अंदर से रेड और ब्लैक वायर निकलता है, तो वो सर्विस लाइन कहाँ पर आती है, एनर्जी मीटर में आती है ना। कहाँ पर आती है, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर के बाद फिर क्या करते हैं, हम कटआउट लगाएंगे, एमसीबी लगाएंगे। अभी ये नियम है, पहले क्या करते थे बहुत टाइम पहले, कि पहले जो ये अपनी मेन लाइन जो आती थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उससे जो अपनी सर्विस लाइन आती थी फ्यूज में लेते थे, फ्यूज के बाद फिर किसको देते थे, एनर्जी मीटर को देते थे, है ना, या फिर हम कटआउट को देते थे, उसके बाद एनर्जी मीटर को देते थे। लेकिन अभी नियम क्या हुआ है कि जो भी अपनी जो सर्विस लाइन आएंगी, जो अपनों को सेवा प्रदान करती है, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, वो डायरेक्ट किस में आती है, एनर्जी मीटर में, बरोबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टेस्ट टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग मेगर। मतलब मेगर के द्वारा कौन से या फिर क्या क्या परीक्षण किए जाते हैं। तो देखो पोलरिटी टेस्ट भी होता है मेगर के द्वारा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस टेस्ट भी होता है, और अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी टेस्ट भी होता है। देखो यहाँ पर ये सब टेस्ट बताए, कंटिन्यूटी टेस्ट मेगर के द्वारा हो रहा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर मेगर के द्वारा, रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ मेगर के द्वारा, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट मेगर के द्वारा, पोलरिटी टेस्ट मेगर के द्वारा। पोलरिटी टेस्ट लैम्प के द्वारा भी किया जाता है और अपना फेज टेस्टर के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन मेगर के द्वारा भी करते हैं। तो ये सभी टेस्ट किसके द्वारा हो रहे हैं, मेगर के द्वारा हो रहे हैं, बराबर। तो अब यहाँ पर कोई भी आंसर लगा वो राइट माना जाएगा ना, माना जाएगा कि नहीं। पोलरिटी टेस्ट भी होता है मेगर से, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस टेस्ट भी होता है, और अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी टेस्ट भी मेगर द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक दुविधा है कि अब चारों में से आंसर कौन सा लगाए, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन तो है नहीं, ये सभी है ना।
तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत ऑप्शन इसके अंदर चेंज होने चाहिए। तो चलो, ये जब ये चारों ही टेस्ट मेकर के द्वारा हो रहे हैं तो दुविधा अब अपने पास ये है कि चारों में जब कौन सा आंसर हम चूज कर सकते हैं। तो इन चारों में से हमको सबसे बेस्ट को चुनना पड़ेगा। किसको चुनना पड़ेगा? सबसे बेस्ट को। और जो एनसीवीटी ने भी राइट आंसर दिया है उसको ही हम चूज करेंगे। तो देखो, जो मेगर होता है अपना, मेगर को ही हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं, है ना। अभी मल्टीमीटर से हम ओम नाप सकते हैं, ओम, किलो ओम, है ना। इंसुलेशन को काय में नापते हैं? मेगा ओम में नापते हैं। उसकी बहुत ही बड़ी रेंज होती है। तो वो मेगा ओम का जो मेजरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। मेगर का एक दूसरा नाम भी क्या है? इंसुलेशन टेस्टर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ये इसको अपन चूज कर सकते हैं और ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, टेस्ट तो चारों कर सकते हैं लेकिन चारों में बेस्ट अभी अपने पास ऑप्शन बी है और एनसीवीटी द्वारा भी ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ सिंगल फेज वायरिंग सर्किट? मतलब एसी के सिंगल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? वोल्टेज कैसे मालूम करते हैं हम? V इजिकल टू आई गुना R, है ना। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना कम वोल्टेज के अंदर ड्रॉप होगा। जैसे हमने प्रैक्टिकल करे थे, एक 100 वाट का लैंप और एक 60 वाट का लैंप, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करे थे, बरोबर। तो वोल्टेज किसके अंदर ज्यादा ड्रॉप हुआ था? 60 वाट के अंदर, क्योंकि 60 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा था और 100 वाट का रेजिस्टेंस कम था, है ना। तो इस वजह से 60 वाट का लैंप का रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी उसके अंदर ज्यादा हुए थे। तो इस तरीके से हम वोल्टेज का जो है ड्रॉप वो इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, आई गुना आर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर अ पावर सब सर्किट एज पर आई रूल? मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार की संख्या, अनुमेय भार क्या है? इससे पहले ये क्वेश्चन अपना गया ना पावर सब सर्किट के लिए, तो उसके लिए अधिक कितना होना चाहिए? 3000 वाट इंडियन इलेक्ट। तो मैक्सिमम उसके अंदर जो लोड रहेगा परमिसिबल वो रहेगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन? देखो यहाँ पर क्या बताया है, सबसे पहले तो लीकेज करंट क्या है ये हम जान लेते हैं, बरोबर। लीकेज करंट मतलब जो कार्यात्मक नहीं है ना। जैसे अपने घर में पाइप नल होगा, अगर वो लीकेज हो रहा है तो वो लीकेज हुआ पानी अपने कुछ काम में आता है? नहीं आता है ना। उसी तरीके से अगर करंट कहीं पर प्रवाहित हो रहा है अतिरिक्त जगह पर तो वो क्या कहलाएगा? लीकेज करंट कहलाएगा। वो अपने कुछ काम का है? नहीं है। जैसे अगर किसी बॉडी से टच होके ग्राउंड में जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लीकेज करंट बोलेंगे, बरोबर। तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है 48 उसके अंदर बताया गया है कि जो लीकेज करंट है वो एक को हम डिवाइड करेंगे 5000 से, मतलब तकरीबन ये आएगा अपना 0.02% ऑफ द फुल लोड करंट, है ना। तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में है ना 1/5000 गुना फुल लोड करंट। मतलब अगर हम यहाँ पर 10 एम्पियर लेंगे और 10 एम्पियर को डिवाइड करेंगे 5000 से तो ये तकरीबन आएगा 0.2। इतना कम करंट जो है वो परमिसिबल है, मतलब इतना करंट अगर लीकेज होता है तो ये चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच स्विच इज यूज्ड टू कंट्रोल वन लैम्प फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस? मतलब एक लैम्प को अगर 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करना है तो किस स्विच का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अभी हमने जो प्रैक्टिकल किए थे, एक लैम्प को 3 स्थानों से नियंत्रित करना, तो उसमें 2 टू-वे स्विच थे और बीच में कौन सा स्विच लगाए थे? अपने इंटरमीडिएट स्विच लगाए थे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंटरमीडिएट स्विच। यहाँ पर देखो इंटरमीडिएट स्विच बीच में लगाया जाता है। इंटरमीडिएट स्विच के जो कनेक्शन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, सामने सामने या फिर क्रॉस। इसका कनेक्शन सामने होगा या फिर इधर होगा, इसका कनेक्शन सामने होगा या फिर इधर होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम कि किसी भी, ये दोनों को हम जोड़ भी सकते और ये दोनों को तोड़ भी सकते हैं। अगर सीधा कर देंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, है ना, और क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा, लैम्प चालू हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लैम्प को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट स्विच लगाने से हम तीनों स्थानों से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन
हाउ द केबल साइज इज डिटरमाइनेड फॉर पावर वायरिंग। पावर वायरिंग के लिए केबल का जो आकार है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हम करंट के हिसाब से वायर का साइज डिपेंड करते है ना। जैसे अभी यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल दिखाया है, अगर 1.5 mm की वायर है तो उसमें हम 14 एम्पियर मैक्सिमम पास कर सकते हैं, और उसके लिए जो हम सर्किट ब्रेकर लगाएंगे वो लगाएंगे तकरीबन 10 एम्पियर का, बराबर। और अगर 2.5 mm की वायर है तो मैक्सिमम 22 एम्पियर हम इसमें से पास कर सकते हैं। तो एम्पियर के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, साइज को डिसाइड कर रहे हैं ना। एम्पियर मतलब करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बाय द लोड करंट, मतलब लोड को दिए जाने वाला करंट कितना रहेगा उस हिसाब से अपन वहाँ पर वायर को यूज। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पाइप जंपर इज यूज्ड इन वायरिंग। देखो यहाँ पर अपन जब एक दीवार में होल करके दूसरी तरफ से सप्लाई लेते हैं ना, कनेक्शन बाहर अपने को वायरिंग करनी है, लैंप लगाना है, तो क्या करेंगे, दीवार में से होल करेंगे ना, और फिर उस होल में क्या अपन यूज करते हैं, पाइप यूज करते हैं ना, पाइप जंपर। कि डायरेक्ट ऐसे होल में से वायर डाल देते नहीं, अपन उसमें एक पाइप लगा के रखते हैं जिसको हम पाइप जंपर भी कहते हैं। तो पाइप जंपर का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है फिर, टू मेक थ्रू होल्स ऑन द वॉल, मतलब दीवार पर छेद बनाने के लिए, है ना। टू मेक थ्रू होल्स ऑन द वॉल, तो वहाँ पे अपन छेद बनाएंगे और वो छेद बनाने के बाद फिर क्या रखेंगे, वो पाइप जंपर को रखेंगे और फिर उसमें से वायर को अपन पार करेंगे, है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर फॉर फ्लेक्सिबल कॉर्ड एज पर BIS। अभी फ्लेक्सिबल कॉर्ड आपने देखा है ना, जो आसानी से मुड़ती है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का नियम क्या है कि कम से कम 0.5 mm स्क्वायर, इतना से अगर कम रहा तो उसको फिर वो BIS मान्यता नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। अभी यहाँ पर डायग्राम में जो दिखाया गया है, चलिए यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट बताया ये क्या है, ये है मेगर। क्या है, तो एक टर्मिनल इसका कहाँ पर है, अर्थ पे, और दूसरा टर्मिनल कहाँ पर है, ये फेज वाले कंडक्टर पे। और फेज वाले कंडक्टर के साथ इसको क्या करेंगे, जब घुमाएंगे तो ये क्या दिखाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिखाएगा। उसके बाद वापस ये न्यूट्रल के साथ चेक करेंगे। तो इसके द्वारा क्या चेक किया जा रहा है कि कहीं अर्थ तार फेज से कनेक्ट तो नहीं है ना, या फिर अर्थ तार न्यूट्रल से कनेक्ट तो नहीं है। ये मेगर के द्वारा इनका जो है रेजिस्टेंस, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वो चेक करके पता लगाया जा रहा है। तो इतना इसको आसानी से याद में रखना कि मेगर किसके बीच में लगा हुआ है, अर्थ और कंडक्टर के बीच में, बराबर। तो मेगर क्या नापता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, कंडक्टर एंड अर्थ। तो यहाँ पे कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो है ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस नाप रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम इन मोटर रनिंग स्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग। अगर लैंप भी डिम जलने लग जाए और मोटर भी अगर स्लो चलने लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ बाधा आ गई, या फिर उनके बीच में एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई है। देखो ऑप्शन सी जो है हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, मतलब कुछ ना कुछ हाई रेजिस्टेंस वाला उनके सीरीज में जुड़ गया है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा वोल्टेज इधर ड्रॉप हो जाएंगे, उधर क्या मिलेंगे, कम वोल्टेज मिलेंगे, है ना। तो लैंप भी जो है वो डिम जलेगा और मोटर भी जो है वो स्लो चलेंगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में जो परीक्षण हो रहा है इसका प्रकार कौन सा है। तो ये भी बहुत आसान है, आपको इसी तरीके से फिगर दिखेंगी। यहाँ पर देखो ये क्या लिया हुआ है, एक टेस्ट लैंप लिया है। क्या लिया है, टेस्ट लैंप। और टेस्ट लैंप का एक सिरा कहाँ पर है, अर्थ पे, और दूसरा कहाँ पर है, स्विच बोर्ड के पास। स्विच बोर्ड में क्या नियंत्रित करते हैं हम, फेज। स्विच बोर्ड में जो कंट्रोल होता है वो फेज कंट्रोल होता है कि न्यूट्रल कंट्रोल होता है, फेज कंट्रोल होता है ना। तो इसके अंदर जो फेज का सुनिश्चित ये कर रहा है कि यहाँ पर स्विच के द्वारा फेज ही कंट्रोल किया जा रहा है। अगर फेज कंट्रोल किया जा रहा है तो ये फेज और अर्थ मिलेगा तो लैंप क्या होगा, चालू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे न्यूट्रल रहा तो क्या होगा, लैंप चालू होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से उसकी पोलरिटी भी अपने को पता चल जाएगी कि फेज है या न्यूट्रल है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो बताती है अपने को पोलरिटी टेस्ट परीक्षण यहाँ पर किया जाए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। तो यहाँ पर देखो सिस्टम अर्थिंग जो होता है वो जनरेशन
जनरेटिंग स्टेशन पर करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल होता है उसको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थिंग से, एक अर्थिंग बनाते हैं और उसी अर्थ तार के द्वारा क्या करते हैं, न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम अर्थिंग। और ये अर्थिंग कहाँ पे की जाती है, जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है वहाँ पर इस तरीके से अपनों को अर्थ बनाकर उसको ही न्यूट्रल के जैसा ही उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम अर्थिंग। तो वो होती है जनरेशन स्टेशन पे। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल नंबर 7 था वो भी खत्म हुआ, जो था हमारा वायरिंग सिस्टम एंड एस्टिमेशन। तो अभी एग्जाम बहुत ही करीब है, तो अभी से आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि जब तक एग्जाम आएंगे तब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी हो और तब तक आपका रिवीजन भी हो गया हो। और इस सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट ईयर के हमारे एमसीक्यू, इसके अभी केवल 4 पार्ट ही बाकी है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।